This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 5 का चैप्टर नंबर 9 स्पेस एंड सैटेलाइट। हमने इस चैप्टर में 3 जो है वो मुख्तलिफ लेक्चर्स जो हैं वो सुने पढ़े। आज का जो लेक्चर नंबर 4 है इसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो चैप्टर पढ़ने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर के बारे में वो कैसी है। तो मोहतरम असातिज़ा इकराम, आपकी आसानी के लिए और प्यारे बच्चों, आपकी सहूलत के लिए मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर में तमाम एक्सरसाइज के जो भी सवालात हैं उसको हल करके आपके सामने रखूं, ताकि आप अपनी समझ से उनको आप अंडरस्टैंडिंग कर सकें, समझ सकें और इन सवालों के साथ जो है वो आप अपने लर्निंग को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। टॉपिक हमारा है हमारी सॉल्व्ड एक्सरसाइज का स्पेस एंड सैटेलाइट वाला चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज। तो पहले देखें कि लिखा है कि टिक द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला एमसीक्यू में काउंटलेस शाइनिंग लाइट सीन एट नाइट ऑन द स्काई आर। बहुत ज़्यादा चमकदार चीज़ें, काउंटलेस शाइनिंग लाइट्स सीन एट नाइट ऑन स्काई आर। ये हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी जो चमक रही होती हैं, जिनमें से लाइट निकल रही होती है, वो क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसका आंसर है डिफरेंट हैविली बॉडीज़, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही ये पढ़ा था कि ये कोई स्टार हो सकते हैं, कोई मून हो सकते हैं या कोई प्लैनेट हो सकते हैं। तो इसलिए हम कोई एक नाम नहीं लेते, ये डिफरेंट हैविली बॉडीज़ हैं। ये स्टार भी हैं, ये मून भी हैं और ये डिफरेंट प्लैनेट्स भी हैं। तो हमने इनको कहना है डिफरेंट हैविली बॉडीज़। तो इसमें कोई एक नहीं है, तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट हैविली बॉडीज़ हैं। तो ये मुझे उम्मीद है आपको इस बात का क्लियर हो गया, क्योंकि शुरू में भी मैंने ये चीज़ क्लियर की थी आपकी किताब से ही। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें चमकती हुई बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। चीज़ें मतलब कि बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसको स्पेस के बारे में नहीं पता वो तो कहेगा ये सारे सितारे हैं, लेकिन वो सारे के सारे स्टार्स नहीं हैं। वो डिफरेंट हैविली बॉडीज़ हैं। उनमें से कुछ स्टार्स हैं, कुछ मून्स हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ जो हैं वो डिफरेंट जो हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी मूव कर रही होती हैं। तो वो डिफरेंट हैविली बॉडीज़ हैं, वो सारे के सारे स्टार्स नहीं होते। जी, नंबर 2 पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका एमसीक्यूज़ में, वो लिखा है कि हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू कंप्लीट इट्स वन ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हमने देखा था कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 डे, 1 दिन लेती है, 24 घंटे लेती है। सेकंड ऑप्शन दिया है 1 वीक। थर्ड ऑप्शन 1 मंथ, फिर 1 ईयर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स टेक ओनली 1 डे। ए वाला ऑप्शन है इसका आंसर। तो देखिए, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एक्चुअली ज़मीन के एक्सिस के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर मूव कर रही होती हैं। उनकी मूव करने की स्पीड उतनी ही होती है जितनी ज़मीन की मूव करने की स्पीड है। जिस स्पीड से ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, उतनी ही स्पीड से वो जो है वो मूव कर रही होती हैं। सो एक पूरा राउंड ज़मीन के गिर्द करने में उनको उतना ही टाइम लगता है जितना ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमने में लगाती है। तो 1 जो है ना, फर्स्ट ऑप्शन जो है ना 1 डे, ये इसका जवाब ठीक जवाब है। सो नेक्स्ट हम जाते हैं नंबर 3 पे। फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून। नाम बताने हैं हमने।
एडविन एल्ड्रिन, पहला नाम लिखा हुआ ए में, कि वो कौन सा साइंटिस्ट था, वो कौन सा एस्ट्रोनॉट था किसी मुल्क का। हमें पता है कि वो अमेरिकन था, अमेरिका का था, और नासा ने उसको भेजा था अपोलो 11 में। ये हमने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ ही देर पहले पढ़ा कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जो सबसे पहले स्पेस में गया और उसने चांद के ऊपर अपना पहला कदम रखा। तो 4 साइंसदानों के नाम लिखे हुए हैं: एल्विन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, एलन शेफर्ड। चलें, 2 ऑप्शन, यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यूरी गागरिन वो पहला साइंटिस्ट था जो कि स्पेस में गया था, लेकिन वो चांद तक नहीं जा सका था, वो रास्ते से स्पेस में होकर वापस आ गया था। यूरी गागरिन ये रशियन था, रशिया का रहने वाला था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो साइंटिस्ट है जो कि चांद तक पहुंचा और उसने चांद के ऊपर पहला कदम रखा, और साथ ही उसने एक वो हिस्टोरिकल सेंटेंस बोला, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ मैन बट अ लार्ज लीप फॉर मैनकाइंड, कि ये इंसान का पहला कदम है जो चांद के ऊपर है, और इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है जो मैंने लगाई है। ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसे कि हमने पढ़ा इसने अपने टेबल के अंदर, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ज़मीन से चांद की तरफ जब इसने चांद पे गया तो एक मिशन था, उस मिशन का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 उस मिशन का नाम था। अपोलो 11 में अकेला नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं था, कुछ और साइंटिस्ट भी थे, लेकिन चांद के ऊपर जो पहला कदम रखा वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम, हम चूँकि यहाँ पे हमसे पूछा ही गया कि फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून, बाकियों ने भी कदम रखा लेकिन बाकी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद आए। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही वहाँ पे गए, और फिर जो है वो चांद को एक्सप्लोर करके वहाँ पे जो है उन्होंने अपने मुल्क का झंडा लगा दिया, अमेरिका का झंडा, क्योंकि ये अमेरिकन था ना, नासा ने भेजा था इसको। तो फिर ये नासा की तरफ से जाने वाला यहाँ पूरी दुनिया में, क्योंकि उस वक्त रशिया और अमेरिका ये 2 ही ममालिक ऐसे थे जो कि चाँद पे जाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका ने पहले पहुँचा दिया चाँद पे, रशियन जो थे वो स्पेस में पहले चले गए। इस तरह से ये जो है एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो उन दोनों के दरमियान था। नंबर 4 पे हम देखते हैं, सिस्टम लोकेट्स द पोजीशन ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज। ज़मीन की सरफेस के ऊपर लोकेशन देखने के लिए वो कौन सा सिस्टम है जो कि ज़मीन की लोकेशन, ज़मीन के ऊपर किसी फ़र्द की लोकेशन देखते हैं। एक लिखा है GRG, GMS, एक है GPS और एक है PGS। जी, ये तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, आपको भी पता होगा कि ये GPS है। ये तो बहुत आसान है। GPS हम आम तौर पे आजकल यूज़ कर रहे हैं। GPS लोकेशन ऑन करते हैं, फिर उसके साथ-साथ जो है वो मूव करते हुए वहाँ पे चले जाते हैं। तो यह है GPS, ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम। G से मुराद है ग्लोबल, P से पोज़िशनिंग, S से सिस्टम। तो ये ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम या GPS। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है नंबर 5 और लास्ट MCQs में से एक। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सेंट इनटू स्पेस इन। जी, रशिया ने भेजी थी, याद करें, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 वो पहली स्पेसशिप थी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो कि स्पेस में भेजी गई। नाम मैंने बता दिया, स्पुतनिक 1। और अगर इसका ईयर देखें तो ईयर उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: 1945, 1957, 1969, 1973। तो इसका ऑप्शन है बी, 1957। जी हाँ, 1957 में सबसे पहले स्पुतनिक 1 जो है वो स्पेस में भेजी गई रशिया की तरफ से। 1969, 1969 के अंदर तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चाँद के ऊपर। तो ये पांचों जो है MCQs, उनके आंसर्स जो हैं वो मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा दूँ। अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है, राइट 5 बेनिफिट्स विच वी गेट फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जो हम फ़वाइद लेते हैं वो उनमें से कोई 5 जो है वो लिखिए। तो इसमें जो पहला है वो है टीवी एंड
टेलीफोन की कम्युनिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं। टेलीविज़न की और टेलीफोन की कम्युनिकेशन जो है वो मुमकिन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ज़रिए। जीपीएस एंड नेविगेशन। जीपीएस सिस्टम हमारी जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जिसके ज़रिए हम जो है वो ज़मीन पे कहीं पे कोई फ़र्द मौजूद है उसको नेविगेट कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं वो कहाँ पे मौजूद है। तो ये जो जीपीएस सिस्टम है ये भी पॉसिबल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू जीपीएस को एक्टिव नहीं किया जा सकता। वेदर फोरकास्ट, ये आज के दौर का आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा। एक किसान ने अपनी फसलों के अंदर जो है वो बीज डालना है, उससे पहले वो अपने मोबाइल के ऊपर देख लेता है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश होगी कि नहीं होगी। ऐसा ना हो मैं बीज डालूँ और ऊपर से बारिश आ जाए, बीज सारा ज़ाया हो जाए। खाद डालनी है उसने और खाद डालने से पहले वो वेदर फोरकास्ट देखता है कि जैसे ही खाद डाली उसके फ़ौरन बाद अगले दिन बारिश आ गई तो उसकी डाली हुई हज़ारों लाखों रुपए की खाद ज़ाया हो जाए। उससे पहले वेदर फोरकास्ट को देख लेते हैं कि बारिश आएगी तो कितनी शदीद होगी। ऐसा ना हो कि वो खाद डाले उसके बाद शदीद बारिश आ जाए और उसका नुकसान हो जाए। फसलों को पानी देने से पहले वो देख लेंगे कि बारिश आ रही है, अब मैं पानी ना दूँ, शाम तक बारिश आ जाएगी तो वो मेरी कमी पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए एक आम इंसान भी वेदर फोरकास्ट को देख लेता है। आप में से वेदर फोरकास्ट के लिए आप किसी दूसरे शहर में सैर करने के लिए जाना चाहते हैं, आप देख लेते हैं लाहौर में जाना है तो लाहौर में बारिश की कंडीशन कैसी है, या आप मरी में या किसी हिली एरिया में सैर करना चाहते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है कि नहीं हो रही। तो उस तरह की आप जो है वो अपनी प्लानिंग करते हैं मौसमी सूरत हाल को देख के। इसी तरह से जो समुद्रों के अंदर मछलियाँ पकड़ने जाते हैं फ़िशरमैन, हमारा कराची का समंदर, वहाँ पे बहुत सारे फ़िशरमैन जो है मछेरे जो हैं वो मछलियाँ पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में जाते हैं। तो गहरे समुद्र में अगर तूफ़ान आ जाए तो उनका बच के आना मुश्किल हो जाता है, जान बचाना मुश्किल हो जाता है, उनकी कश्तियाँ टूट जाती हैं, वो बेचारे वहीं पे हो सकता है कि अपनी जान गँवा बैठें। लेकिन अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ज़रिए पहले जो है वो फ़िशरमैन देखते हैं कि आने वाले हफ़्ते में वेदर फ़ोरकास्ट क्या है, क्या कोई समुद्री तूफ़ान तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो अपने प्लान को पेंडिंग कर दें या उससे पहले अपना प्लान मुकम्मल करके वापस आ जाएँ। समुद्री तूफ़ान के वक़्त अपनी कश्तियों को साहिल के ऊपर बांध दें ताकि उनको नुकसान कम से कम हो। तो ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा आम इंसान को हो रहा है वो जीपीएस, वेदर फोरकास्ट और टेलीकम्युनिकेशन का है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। बहरहाल उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में जो है 5 हमने देखे हैं, नंबर 4 पे हम देखते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साइंटिफिक रिसर्च हमें पता है कि हमने अगर मार्स को हैबिटेट करना है तो मार्स के ऊपर जाने से पहले हमने उसका माहौल भी देखना है। तो उसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं। वो मार्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मार्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, वहाँ पे तूफ़ान आने की कंडीशन कितनी होती है, कैसे होती है। तो हम उस तरह से फिर अपनी प्लानिंग जो है चेंज कर लेते हैं साइंटिफिक रिसर्च। तो ये भी उसी वक्त मुमकिन है जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ज़रिए तमाम डाटा लेंगे। अर्थ मैपिंग एंड सर्विलियंस, हमारी ज़मीन की मैपिंग की गई है, हमारी ज़मीन के हर 1 मीटर के ऊपर जीपीएस लोकेशन चेंज हो जाती है। तो ये जीपीएस लोकेशन जो है ना, अर्थ मैपिंग जो है ना, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ज़रिए ही मुमकिन है कि हम ज़मीन से 300-400 किलोमीटर 300-400 किलोमीटर जो है वो ऊंची एक सैटेलाइट के ज़रिए जब हम ज़मीन को देखते हैं तो हम ज़मीन की एक मीटर की पैमाइश कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, उसको एक लोकेशन दे सकते हैं, उसको कोई नंबर दे सकते हैं। तो ये 5 हमने देखे, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नंबर 2 पे है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज़ द मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इज़ द अर्थ आल्सो ए सैटेलाइट ऑफ सम बिगर ऑब्जेक्ट? व्हाट इज़ दैट ऑब्जेक्ट? सवाल ये है
कि हमारा चाँद जो है वो ज़मीन की एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो क्या हमारी ज़मीन भी किसी बड़े ऑब्जेक्ट की सैटेलाइट है? अगर है तो वो कौन-सा ऑब्जेक्ट है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं सैटेलाइट की डेफ़िनेशन आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। सैटेलाइट हम कहते हैं कि एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूविंग अराउंड अ हैवी बॉडी ड्यू टू इट्स ग्रेविटी इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। किसी भी हैवीली बॉडी के गिर्द, हैवीली बॉडी हम उन बॉडीज़ को कहते हैं जो कि स्पेस के अंदर मूव कर रही हैं, जिस तरह चाँद, सूरज, ज़मीन या इस तरह के और बहुत से बड़े बड़े सितारे और सियारे। चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, ज़मीन की सैटेलाइट है, और ये उस मूवमेंट की वजह से ज़मीन के गिर्द ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है। हम इसे कह रहे हैं दिस इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून इज़ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब ज़मीन खुद भी तो मूव कर रही है ना सूरज के गिर्द। क्यों? क्योंकि सूरज की ग्रेविटी जो है ना वो ज़मीन को और बाकी जो भी प्लैनेट 7 प्लैनेट जो बाकी हैं हमारे सोलर सिस्टम के, उनको अपने गिर्द जो है वो रिवॉल्व करा रही है सूरज की ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट है, ये शो कर रही है कि हमारी ज़मीन भी एक सैटेलाइट है। वो किसकी? सन की। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये तो मैं आपको समझाने के लिए डिटेल बता रहा था। आंसर हम, शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट आंसर ही लिखेंगे। हम लिखेंगे यस, अर्थ इज़ अ सैटेलाइट ऑफ सन विच इज़ अ स्टार। हमारी ज़मीन एक प्लैनेट है, बट आवर सन इज़ अ स्टार। नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। What does a geostationary satellite appear to be stationary? Why does a geostationary satellite appear to be stationary? देखिए, नाम से कुछ ज़ाहिर हो रहा है। जियो कहते हैं ज़मीन, स्टेशनरी कहते हैं जो चीज़ मूव ना कर रही हो, जो हरकत ना कर रही, उसको कहते हैं दिस इज़ स्टेशनरी। मूविंग का अपोजिट है स्टेशनरी। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। जो नहीं मूव कर रहा उसको हम कहते हैं दिस इज़ इन स्टेशनरी पोजीशन। देखें कि हमारे पास, अगर हम ज़मीन से देखते हैं, हमें शाम को, रात को कुछ सितारे चलते हुए महसूस होते हैं। सितारे आम ज़ुबान में मैं कह रहा हूँ, बट दे आर नॉट एक्चुअली स्टार्स। वो सितारे नहीं हैं, वो सैटेलाइट्स हैं। मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वेदर सैटेलाइट्स हैं, पोलर सैटेलाइट्स हैं। वो सैटेलाइट्स कुछ देर हमें नज़र आती हैं, उसके बाद वो हमें नज़र आना बंद हो जाती हैं। रीज़न ये है कि हमारी ज़मीन गोल है। हम जिस पोजीशन पे हैं, वो उस पोजीशन से जब अगली पोजीशन पे चले जाएँ, तो हम बॉल की एक साइड तो देख रहे हैं, बॉल की अपोज़िट साइड पे क्या है वो हम नहीं देख रहे। तो जो अपोज़िट साइड पे है वो एक्चुअली जो है वो हमें नज़र नहीं आता, अगर जियो स्टेशनरी है तो। देखिए, हम जो चलते हुए सितारे देखते हैं वो सैटेलाइट्स होती हैं जो ज़मीन से चलती हुई मूव करती हैं सैटेलाइट्स। लेकिन जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, इनको हम नीचे से देखेंगे तो ये हमें मूव करती हुई नहीं लगेंगी। ये किसी एक फ़िक्स पॉइंट के ऊपर ही रहेंगी। हम जिस भी वक़्त देखें, सुबह को देखें, शाम को देखें, तो हमें लगेगा कि वो एक फ़िक्स पॉइंट के ऊपर ही स्टैग्नेंट है, वो मूव नहीं कर रही। जबकि बाकी जो सैटेलाइट्स हैं वो तो बड़े आम, मतलब कि हमारे जो 4 क्लास के, 5 क्लास के जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं कि वो एक सितारा चलता हुआ जा रहा है। वो मूविंग सैटेलाइट्स हैं। जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर एक्चुअली स्टेशनरी। रीज़न क्या है, ये पूछा गया है जी। अब हम रीज़न की तरफ आते हैं। मैं पहले आपको समझा दूं, फिर मैं आपको जो है बताऊंगा कि आपने इसमें लिखना क्या है। देखिए, एक बाइक या गाड़ी एक 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, यानी 100 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड है, हम कहते हैं 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। ओवर स्पीड नहीं चलानी चाहिए, ना बाइक चलानी चाहिए, ना गाड़ी चलानी चाहिए। 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। दूसरी गाड़ी भी उसके साथ आके 50 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है। उसमें बैठे हुए दोनों इंसान एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं, एक दूसरे को पानी की बोतल भी दे सकते हैं, या एक दूसरे के साथ जो है वो स्माइल पास भी कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों को लगेगा कि गाड़ी जो है वो साख़त है, क्योंकि दोनों की स्पीड एक है। ठीक है। अब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, इनकी स्पीड्स
उतनी ही है जितनी ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है। ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द 1470 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये भी इसी स्पीड के साथ मूव कर रही हैं, इसलिए ज़मीन की स्पीड और उनके मूव करने की स्पीड सेम है, इसलिए हमें ये नीचे से ऐसे लगता है जैसे ये एक ही जगह पे खड़ी हुई हैं। ठीक है, सो हम जियो स्टेशनरी, हमें नाम से ही पता चल गया, जियो मीन्स स्टेशनरी मीन्स साकित। साकित जो ज़मीन से साकित है, मूविंग नहीं है, हरकत नहीं कर रही नज़र आती। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी बिकॉज रीज़न जो आपने लिखनी है समझ तो ली, अब लिखना क्या है, बिकॉज इट ऑर्बिट्स द अर्थ एट द सेम स्पीड एज अर्थ रोटेशन, इट ऑलवेज स्टे अबव द सेम पॉइंट ऑन अर्थ। जी यही लिखना है। और हमने साथ में ये भी समझना है कि जितनी स्पीड से ज़मीन मूव कर रही है उतनी स्पीड से ये सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मूव करती हैं। सो हमें जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ज़मीन से एक ख़ास पॉइंट के ऊपर खड़ी नज़र आती हैं, मूविंग नहीं लगती, वो लगता है कि जगह पे खड़ी हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, वाई डज द एस्ट्रोनॉट्स वियर अ स्पेस ड्रेस, व्हाट आर दीज बेनिफिट्स। देखें, स्पेस सूट इसको कहते हैं आमतौर पे, स्पेस ड्रेस यहाँ पे लिखा है। जो स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स उन साइंसदानों को कहते हैं जो कि स्पेस में जाके अपने मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं, स्पेस में जाके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। वो जो एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने स्पेस सूट्स या स्पेस ड्रेस पहने होते हैं, वाइट कलर का ड्रेस होता है, बहुत मोटा सा, ग्लव्स भी पहने होते हैं, बूट भी वाइट कलर के पहने होते हैं ताकि रेडिएशन असर ना करें, एक हेलमेट भी पहना होता है, वो भी वाइट कलर का होता है। तो वाइट कलर चूँकि बहुत सारी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, ब्लैक जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो वो जो सूट है जिसको हम स्पेस सूट कह रहे हैं, बच्चों ने भी देखा होगा, बल्कि बहुत सारे बच्चे जिनके दिल में ख्वाहिश होती है कि वो बड़े होके स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, उनको तो वो सूट पहनना, वो वाइट कलर का ड्रेस और मोटा सा और हेलमेट और ग्लव्स पहन के वो बहुत अच्छा लगता है, उनको अपील करता है कि वो भी एक दिन पढ़ लिख के जब स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे तो वो इसी तरह का सूट पहन के स्पेस में जाएंगे, वहाँ पे जाके ज़मीन को देखेंगे, चाँद को देखेंगे, मुख्तलिफ सितारों को, सैयारों को देखेंगे। तो ये बहरहाल ऐसी ख्वाहिश होनी चाहिए, ये अच्छी बात है क्योंकि जो हम जिस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें हमें वही मिलता है, और जब हम कोशिश ही ना करें तो फिर चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा जी, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस ड्रेस क्यों पहनते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर है इसका, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। देखिए, हमारी स्पेस में जो टेम्परेचर बहुत कम है, अगर ज़मीन के ऊपर अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्पेस के ऊपर -70 से भी -100 तक भी चला जाता है, -100 प्लस नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम होता है, ठंड होती है वहाँ पे, जमी हुई हैं चीज़ें, जो पानी वहाँ पे होगा वो जम जाएगा हमारे जिस्म में खून जम जाएगा, और जो भी लिक्विड मटेरियल है वो जम जाएगा अगर हम स्पेस में बगैर सूट के जाते हैं। स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये जो स्पेस साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो कमर पे बांधा होता है, वो उस हेलमेट के अंदर उसकी एक नोज़ल होती है, तो वो सांस जो है वो ऑक्सीजन उनको मुहैया हो जाती है उसी के अंदर। देखें, सूरज से आने वाली और बाकी सितारों से आने वाली मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस बॉडी को डैमेज कर देती हैं। जो अल्ट्रा वायलेट शुआएँ हैं, यूवी रेज़ इनको कहते हैं, बाला बनफशी शुआएँ। अल्ट्रा वायलेट शुआएँ जो हैं वो नुकसान करती हैं, वो जिस्म को में डैमेज कर देती हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करके कैंसर पैदा कर सकती हैं। तो जो स्पेस सूट है वो रेडिएशंस को बॉडी में आने से रोकता है। जी, ब्रीदिंग में हेल्प करता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है, रेगुलेट्स द टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ये स्पेस सूट। तो ये देखिए इतने सारे फ़ायदे हैं इस स्पेस सूट के। जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई कैन अ टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड ऑन द सैटेलाइट टेक क्लियर फोटोग्राफ्स दैन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो स्पेस में जिस तरह से हमने हबल टेलीस्कोप का नाम पढ़ा, हमारी बुक में एक नाम लिखा हुआ था टेलीस्कोप का, हबल टेलीस्कोप
5 क्लास के सारे बच्चों ने इस चैप्टर को जब पढ़ा तो उसमें वहाँ पे वो नाम भी आपके सामने आया, हबल टेलीस्कोप। तो हबल टेलीस्कोप स्पेस के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ टेलीस्कोप ज़मीन के ऊपर भी मौजूद हो सकती हैं। एक जेम्स वेब टेलीस्कोप है, आजकल वो हबल टेलीस्कोप से भी अच्छे जो है वो रिजल्ट्स दे रही है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टेलीस्कोप स्पेस में लगाई जाती है वो टेलीस्कोप ज़्यादा क्लियर फोटोग्राफ देती है उस टेलीस्कोप से जो कि ज़मीन के ऊपर लगाई जाती है। इसकी क्या वजह है? ठीक है, अब इसकी वजह बिल्कुल सादा सी है कि जब हम स्पेस में किसी चीज़ को लेके जाएंगे तो वहाँ पे ना तो पोल्यूशन होगी उसके इर्द गिर्द, ना वहाँ पे एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होगी, और ना ही वहाँ पे बादल होंगे व्यू को ब्लॉक करने के लिए। क्योंकि ये जो बादल और पानी है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर है। जब हम स्पेस में चले जाएंगे तो हमें कोई पानी या बादल नज़र नहीं आएंगे। टेम्परेचर कम होगा लेकिन वहाँ पे बर्फ़ नहीं होगी, वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होगा लेकिन वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई या पानी जो है वो जमा हुआ हमें नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो ज़मीन का एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम ज़िंदा रह सकते हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ज़मीन के इर्द गिर्द। उसमें पोल्यूशन भी है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस भी है, डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, पोल्यूशन भी हैं और बादल भी हैं। ये व्यू को ब्लॉक कर देते हैं, हमें चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती। आप एक टेलीस्कोप लें, उस टेलीस्कोप के ज़रिए आप आसमान की तरफ देखें, बादल आ जाएंगे तो आपको चाँद नज़र आना ख़त्म हो जाएगा, चाँद बादलों के पीछे छुप जाता है। तो जब हम स्पेस में चले जाएंगे तो फिर तो वहाँ पे बादल भी नहीं होंगे, रोज़ाना क्लियर इमेज आएगा। वो क्लियर इमेज जो है वो हम सिग्नल्स की फॉर्म में ज़मीन के ऊपर रिसीव करेंगे और फिर उन सिग्नल्स को हम जो है वो भेजेंगे अपने साइंसदानों के पास, जो उनसे जो है वो मुख्तलिफ नतीजे अख़ज़ करेंगे। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनके आंसर्स हमने काफ़ी तसल्ली से डिटेल्स के साथ देखे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गए होंगे और आप इनको जो है वो सॉल्व करते हुए मुश्किल महसूस नहीं करेंगे। जी, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तीसरा है, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट प्रोवाइड्स द फोर्स नीडेड टू कीप द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द मूव कर रही है, तो वो कौन सी चीज़ है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द घुमाने में मदद करती है, वो कौन सी फोर्स है। इंडिकेट्स इस डायरेक्शन ऑन टू सैटेलाइट्स। हमारे पास जो एक बुक के अंदर फिगर मौजूद है, इसके मुताबिक जो है वो आप बताइए कि कौन सी सैटेलाइट, कौन सी फोर्स होती है। तो ये फोर्स जो है उसका एक ही नाम है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force keep artificial satellite in orbit around the earth. This force is acts towards its center of the earth. तो ये जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि किसी भी सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द मूव करने में मदद करती है। Astronauts has to face a number of problems in space. Can you name some of these problems? ये दूसरा सवाल है कि जो खलाबाज हैं, उर्दू में खलाबाज कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, उनको स्पेस में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं। आप उनमें से कुछ मसाइल का नाम बता सकते हैं? ये सवाल किया गया है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर हो सकता है कि बुक में ना हो, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। लिखा है ये कि ग्रेविटी वहाँ पे नहीं होती, ज़ीरो ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटी ना होने की वजह से साइंटिस्ट जो हैं वो फ़ज़ा में घूमते रहते हैं, कभी सर ऊपर कभी पाँव ऊपर। तो वो जो है इशू एक आ जाता है, वो इशू का रिज़ॉल्व उनको करना होता है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए उनको अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाने पड़ते हैं। और साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन का वो मिक्सर जिसमें वो आसानी से सांस ले सकें उस उतनी प्रेशर के साथ, वो भी उनको चाहिए होता है। एक्सपोजर टू द कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस हैं जो कि सूरज से या बाकी सैयारों से, बाकी सितारों से आ रही हैं,
और जो किसी भी इंसान के जिस्म को डैमेज कर सकती हैं, कैंसर भी पैदा कर सकती हैं। तो वो जब डायरेक्टली उनको फेस करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। इसलिए साइंटिस्ट जो हैं वो स्पेस सूट पहन के जाते हैं, तो स्पेस सूट में ऑक्सीजन का भी मसला हल हो जाता है और ये कॉस्मिक रेडिएशन का भी मसला हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन स्लीप एंड ईटिंग, सोते वक्त और खाते हुए उनको इशू होता है, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी है, तो ज़ीरो ग्रेविटी में लेटेंगे तो नहीं लेट सकेंगे, वो घूमते रहेंगे फ़िज़ा के अंदर। तो इसके लिए भी ये इशू का हल भी वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना के जो है वो करते हैं। मसल वीकनेस एंड बोन लॉस, मसल जो है वो उनके वीक हो जाते हैं और बोन्स भी वीक हो जाती हैं ज़्यादा देर स्पेस में रहने की वजह से। इसलिए साइंटिस्ट जो हैं वो 5-6 माह बाद जो है वो ज़मीन के ऊपर वापस भेज दिए जाते हैं। फिर साइंसदानों की नई टीम जो है, एस्ट्रोनॉट्स की न्यू टीम जो है वो रॉकेट के साथ अपनी स्पेसशिप में दोबारा जाती है और वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू द आइसोलेशन, आइसोलेशन से मुराद ये है कि वहाँ पे 2, 4, 5 साइंटिस्ट होते हैं एक स्पेसशिप के ऊपर और वो अपनी फैमिली से भी दूर होते हैं, अलग थलग होते हैं पूरी दुनिया से, तो मेंटल सिकनेस उनको हो सकती है। तो ये भी मेंटल स्ट्रेस उनको हो सकती है कि वो दुनिया से अलग थलग वहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे तो हमें दरख्त भी नज़र आते हैं, जानवर भी नज़र आते हैं, परिंदे भी हैं, तितलियाँ भी हैं, फूल भी हैं। वहाँ पे चंद मशीनें हैं और दूर दूर से आती हुई रोशनी है, ज़मीन को बहुत दूर से देख रहे हैं। ऐसे महसूस होता है कि वो अलग थलग हैं। तो ये भी एक इशू, मेंटल इशू है कि मेंटल वीकनेस या मेंटल स्ट्रेस हो सकती है इस वजह से कि वो आइसोलेटेड है, तमाम अलग थलग हैं। जी, नंबर 3 पे है कि हाउ डू द एस्ट्रोनॉट ब्रीथ इन योर ओपिनियन, आपके ख्याल में जब वहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है तो फिर एस्ट्रोनॉट सांस कैसे लेते हैं? जी प्यारे बच्चों, ये सवाल बच्चों से है, टीचर्स को तो इस सवाल का जवाब पता है, लेकिन बच्चों वहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है स्पेस के अंदर, फिर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो सांस कैसे लेते हैं? जी, तो देखिए कि एस्ट्रोनॉट्स ब्रीथ यूजिंग द ऑक्सीजन टैंक्स, वो अपने ऑक्सीजन टैंक्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है उन्होंने अपनी कमर पे बांधे होते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा टेलीविज़न के ऊपर कि जो समुंदर के अंदर जाते हैं गोताखोर, वो भी अपनी ऑक्सीजन साथ लेके जाते हैं। इस तरह जो लोग स्पेस में जाते हैं वो भी अपनी ऑक्सीजन टैंक्स जो हैं वो साथ लेके जाते हैं और साथ ही साथ अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी स्पेस क्राफ्ट के अंदर या उनके स्पेस स्टेशन के ऊपर मौजूद होता है, जो उनकी लाइफ को सपोर्ट कर रहा होता है। जी, नंबर 4 क्वेश्चन है कि व्हाई कांट यू पोर वाटर इन अ ग्लास इन स्पेस, आपके हाथ में पानी की बोतल है, आपने ढकना खोला है और दूसरे हाथ में गिलास है, आप उस गिलास में पानी डालना चाहते हैं ज़मीन के ऊपर खड़े होके, तो आसानी से आप गिलास के अंदर पानी डाल दोगे। लेकिन यही काम अगर आप स्पेस के ऊपर जाके करोगे तो वो पानी जो है वो बोतल से तो निकलेगा लेकिन गिलास में नहीं जाएगा, किसी और तरफ उड़ना शुरू हो जाएगा, किसी और तरफ भागना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इज़ द ज़ीरो ग्रेविटी। शॉर्टली आपको बताऊं, उसकी रीज़न है ज़ीरो ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। बिकॉज इन ज़ीरो ग्रेविटी वाटर डज नॉट फ्लो लाइक ऑन अर्थ, इट फॉर्म्स फ्लोटिंग ड्रॉपलेट्स इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन द ग्लास। तो ये फ्लोटिंग ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जो है ये बाहर जो है हवा में उड़ना शुरू कर देगा, तो ये ग्लास में नहीं जाएगा ड्यू टू ज़ीरो ग्रेविटी। जी, नेक्स्ट में हमारे पास जो है एक इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में हमने एक इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेट इन लाइब्रेरी थ्रू द इंटरनेट व्हाट टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन द स्पेस स्टेशंस दैट कांट बी डन व्हाइल लिविंग ऑन द अर्थ सरफेस। आपने लाइब्रेरी में जाके या इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो बताना कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि ज़मीन के ऊपर रह के नहीं किए जा सकते, लेकिन वो स्पेस में जाके वो किए जा सकते हैं। तो ये भी मैंने आप बच्चों की आसानी के लिए, असातिज़ा इकराम की कुछ आसानी के लिए ये मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं कि स्टडी द ह्यूमन हेल्थ इन माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी यानी कि कम ग्रेविटी में ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पे जाके किए जाते हैं। ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल और ग्रेविटी, यानी कि सॉइल मट्टी के और ग्रेविटी के बगैर पौधों को कैसे उगाया जा सकता है। हमारे मार्स मिशन में, जो नासा का मार्स मिशन है, उसमें ये भी शामिल है कि हमने मार्स के ऊपर पौधे उगाने हैं। ऑब्जर्विंग द फ्लूइड
मोशन इन द वेटलेसनेस, जब वेटलेसनेस हो तो फ्लूइड जो है वो कैसे मूव करते हैं। टेस्टिंग स्पेस इक्विपमेंट, स्पेस में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट जो को हम टेस्ट करते हैं या टेस्ट किया जाता है। उसके बाद स्टडिंग द कॉस्मिक रेज एंड रेडिएशन इफेक्ट, जो कॉस्मिक रेज या रेडिएशन का इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, उसको कैसे जो है वो कम किया जा सकता है या उनको स्टडी किया जाता है कि वो कॉस्मिक इफेक्ट जो है वो किस तरह बॉडी के ऊपर पड़ता है। जी एक प्रोजेक्ट है जो कि मेरी रिक्वेस्ट है मोहतरम असातिज़ा इकराम से कि ये प्रोजेक्ट बच्चों से करवाएं। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन जब बच्चे खुद इसको करेंगे तो इसका जो है वो ज़्यादा सीखेंगे। आपकी रहनुमाई साथ होगी तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ों को सीख सकेंगे। यहाँ पे है कि फाइंड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी और इंटरनेट द फर्स्ट 5 एस्ट्रोनॉट्स हु विजिटेड द स्पेस। बच्चों ने उन 5 साइंसदानों के एस्ट्रोनॉट्स के नाम जो हैं वो ढूँढने हैं। हमने इनका मुल्क बताना है कि किस मुल्क से वो बिलोंग करते थे, और हमने ये बताना है कि किस डेट को ये मिशन पे गए थे, उस मिशन कितनी देर वो स्पेस में रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्ट्रोनॉट का नाम। सबसे पहले हमें पता है कि रशिया के जो उस वक्त सोवियत यूनियन था, यूरी गागरिन जो थे वो स्पेस में गए। यूरी गागरिन सोवियत यूनियन के रहने वाले थे और इनकी जो मिशन का नाम था वो था वॉस्टॉक 1। वॉस्टॉक 1 12 अप्रैल 1961 को ये मिशन लॉन्च किया गया और 108 मिनट तक जो है यूरी गागरिन स्पेस के अंदर रहे। एलन शेफर्ड जो है वो यूएसए के थे, और एलन शेफर्ड यूएसए के साइंटिस्ट पहले साइंटिस्ट थे जो कि स्पेस में गए। इससे पहले कोई भी अमेरिकन जो है वो स्पेस में नहीं गया था। यूरी गागरिन रशियन थे और इनका जो स्पेस शिप था, इनका जो मिशन था, उसका नाम था मर्करी रेडस्टोन 3 इस मिशन का नाम था, जिसमें वो 15 मई 1961 को 15 मिनट तक स्पेस में रह के फिर वो वापस आ गए, एलन शेफर्ड। उसके बाद जर्मन टाइटोव, ये भी सोवियत यूनियन के थे। ये तीसरे साइंटिस्ट थे जो कि स्पेस में गए, सोवियत यूनियन के थे, जिसको आज हम रशिया कहते हैं। ये भी वॉस्टॉक 2 में गए। पहले वॉस्टॉक 1 था जो कि अप्रैल में गया था 1961 में। ये 6 अगस्त 1961 में सेम उसी साल गया था। और ये मिशन वॉस्टॉक 2, इसमें जो गए थे साइंटिस्ट ग्रहमन टाइटोव, और वो 25 मिनट तक 25 घंटे और 18 मिनट तक जो है वो स्पेस में रहे और फिर वो वापस आ गए। जॉन गैलन जो थे ये चौथे साइंसदान थे जो कि स्पेस में गए। यूएसए के थे, अमेरिका के, और फ्रेंडशिप 7 इनके मिशन का नाम था। फ्रेंडशिप 7 जो है वो 20 फरवरी 1962 को जो गया। ये फिर लंबे अरसे तक वहाँ पे रहे, 4 घंटे और 55 मिनट तक वहाँ पे रहे। उसके बाद जो एक और अमेरिकन साइंटिस्ट ही हैं जिसका नाम है स्कॉट कारपेंटर यूएसए के हैं, और इनके मिशन का नाम था एरोरा 7 का ये अमेरिकन मिशन है। और इस मिशन में जो साइंटिस्ट जा रहे हैं स्कॉट कारपेंटर, 24 मई 1962 को उन्होंने 4 घंटे और 56 मिनट तक जो है वो स्पेस में गुजारे और फिर वो वापस आए। तो ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने मुकम्मल किया। अब ये हमारा चैप्टर भी मुकम्मल हो चुका, चैप्टर नंबर 9 स्पेस एंड सैटेलाइट्स। मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तमाम असातिज़ा इकराम, तमाम टीचर्स ने ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी अच्छे से ज़हन नशीन कर ली होंगी। कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को कवर कर लें, इनको समझ लें। कुछ मुश्किल हो तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके भी हम इनको जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। बहरहाल कोशिश कीजिएगा कि इनको समझें और इनको जो है वो मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट जो है स्पेस और साइंस के बारे में क्लियर करें। नहीं जी, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई, चैप्टर भी मुकम्मल हुआ। कोशिश कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आप जो है वो अच्छी से समझें और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें।
आपको मज़ीद भी कोई चीज़ समझना हो तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।